नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदला और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली से बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल अहम बैठक रहने वाली है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय बैठक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। तो बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल अहम बैठक है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और इसी के तहत कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखा और कहा कि इस बैठक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुझ में विश्वास जताया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी महासचिवों और प्रभारियों से पूछा कि जमीनी स्तर पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या महासचिव और प्रभारी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी वाले प्रांतों में महीने में कम से कम 10 दिन का दौरा करते हैं? क्या ब्लॉक व जिला स्तर पर ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया गया है? कितनी इकाइयां ऐसी हैं जहां जिला व ब्लॉक 5 साल से नहीं बदले गए हैं? सोमवार से यूपी विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अनुपूरक बजट समेत होंगे विधायी कार्य। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल से बहुत महत्वपूर्ण दिन शुरू होने वाले हैं। कल से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र, और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पहले श्रद्धांजलि और उसके बाद बजट सत्र शुरू होगा। अनुपूरक बजट समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। तो कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। यूपी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग, कल मैनपुरी, खतौली और रामपुर उपचुनाव की वोटिंग कल होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मैनपुरी उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, खतौली में 14 और रामपुर में 10 प्रत्याशी मैदान में। उपचुनाव में 3062 मतदेय स्थल। तो तमाम ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खतौली में 14, रामपुर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपचुनाव में 3062 मतदेय स्थल है। 1945 मतदान केंद्र हैं और कल मैनपुरी, खतौली और रामपुर इन तीनों सीटों पर मतदान होना है और वोटिंग टीम रवाना हो चुकी है। मैनपुरी उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनाव में हैं और खतौली में 14, रामपुर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो उपचुनाव में 3062 मतदेय स्थल हैं, 1945 मतदान केंद्र हैं। कल का दिन बेहद अहम। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, तमाम चर्चाओं के बीच में अब तीनों सीटों पर कल मतदान होना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? तो एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और खतौली में 14 उम्मीदवार और रामपुर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इसके लिए क्या तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों को कैसे तैयार किया गया है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
तो अधिकारियों की ड्यूटी अभी से ही तैनात कर दी गई है या नहीं, मतदान केंद्रों पर फिलहाल क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एस के वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एस के वाजपेयी। तमाम चर्चाओं के बीच कल तीनों सीटों पर मतदान होना है, इस बीच क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों को लेकर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि इसमें मैनपुरी लोकसभा है, खतौली और रामपुर 2 विधानसभाएं हैं, जिनमें कल वोट डाले जाएंगे। वोट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटर 6 बजे तक मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगे वो अपना वोट डाल सकते। और दूसरी बड़ी समस्या मतदान के दौरान ये आती है कि जो वोटर्स जाते हैं, अगर उनके पास कोई आईडी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वोट डालने में उनको समस्या आती है। क्योंकि जिलाधिकारी रामपुर और जिलाधिकारी मैनपुरी की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी वोटर्स हैं वो अपने वोटर आईडी के साथ आए, क्योंकि वोटर आईडी को चेक किया जाएगा। अगर वोटर आईडी नहीं है तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मान्य आईडी है वो लेकर आए। तो 12 और ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसी चीजें भी शामिल हैं। अगर बैंक का कोई फोटो युक्त पासबुक है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 24.43 लाख मतदाता कल इन तीनों सीटों पर वोट डालेंगे। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और इस सुरक्षा व्यवस्था में चुनाव आयोग की तरफ से 3 सामान्य प्रेक्षक हैं, 3 प्रेक्षक हैं, 3 पुलिस प्रेक्षक हैं, 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 48 जोनल मजिस्ट्रेट, 636 माइक्रो ऑब्जर्वर इस पूरी व्यवस्था में लगाए गए हैं, जो इन तीनों जिलों में लगे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों जिलों की जो उपचुनाव में वोटिंग होगी वहां पर वेब कास्टिंग की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ और साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जो संबंधित जिले का होगा और साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग भी इसका मॉनिटरिंग करता रहेगा। और सीधे तौर पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र लिखे जा रहे हैं, लखनऊ से भी बहुत सारे पत्र समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, आरोप लगाए हैं कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कदम उठाए। तो कहीं न कहीं एक बड़ा कदम भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उठाया गया है, जिसमें ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सशस्त्र बल लगाया गया है, जो कि पूरी चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव संपन्न होने तक, जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक उसकी सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल करेगा। जी ठीक है एस के वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जसवंत नगर विधानसभा में पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है। अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। जसवंत नगर विधानसभा में 393 मतदान केंद्र हैं, जबकि 483 बूथों पर वोटिंग होनी है। और पुरुष मतदाता 2,09,899 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,80,916 है। सभी कल अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। तीन दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिना अनुशासन आप लक्ष्य नहीं पा सकते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। वहीं गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय प्राइज अमनी कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस टीम को 13 आंकड़ों से ये टीम हार गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण में शामिल हुए। सभी खिलाड़ियों से परिचय लेने के बाद उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें सम्मानित किया सीएम ने। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी की टीम बहुत शानदार प्रदर्शन करे, लेकिन इस हार से निराश होने की उन्हें जरूरत नहीं है। उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाना चाहिए। किसी भी टीम का उसका मजबूत हथियार उसकी ताकत खेल भावना है। इसके बल पर आप हर मैच जीत सकते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को के लिए जो खेल किट की राशि पहले 1,000 रुपये दी जाती थी, उसको 2,500 बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दी है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 7 मानक मदों भोजन, शिक्षा किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण आदि प्रतियोगिताओं में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी की गई है। यह 1994 के बाद पहली बार बढ़ोतरी हुई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में जो स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों की जो डाइट मनी थी
इसे 250 से बढ़ा करके 375 रुपये प्रतिदिन भी प्रति खिलाड़ी किया गया है। खेल के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 हम लोगों ने प्रख्यापित की है। इसके अंतर्गत उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय लखनऊ से अगली खबर, शिवपाल यादव ने पत्र लिखा चुनाव आयोग को और शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इटावा प्रशासन की शिकायत की है। जसवंत नगर में कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों को धमकाने का शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है। पुलिस और जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। शिवपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और लगातार ये शिकायतें समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही हैं। लखनऊ से हम अगले खबर बता रहे हैं। सपा डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। सपा नेता राजेंद्र चौधरी, रविदास मल्होत्रा ने मुलाकात की। उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई। पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का आरोप लगा है। कल उपचुनाव मतदान में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। अधिकारियों पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। सपा ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की। उन्नाव से अगली खबर, आरक्षण की घोषणा को लेकर लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार। गंगा घाट कर वार्ड नंबर 27 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया। लोगों ने कहा कि वार्ड 27 का आरक्षण गलत हुआ है। स्थानीय जनता ने बैनर दिखाकर नाराजगी जाहिर की। ये हमारा जो क्षेत्र है वो सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र, समथिंग 70% यहाँ सवर्ण रहते हैं। और जो आरक्षण आया है ये मानक के बिल्कुल गलत है। भाई अगर सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है तो सवर्ण ही सीट आनी चाहिए ना। उसको आरक्षित कर दिया तो इससे समस्या है हम लोगों को, और प्लस मूलभूत जो सुविधाएं उससे वंचित है हम लोग। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य के स्कूल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिगंबर सिंह ने स्कूल बनवाया था। एसडीएम उमाकांत तिवारी ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर 11 बीघा जमीन खाली कराई। तहसीलदार न्यायालय में आदेश के बाद प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। पूरा मामला थाना ईश्वरगढ़ के बहादुरपुर गाँव का मामला है। ग्राम बहादुरपुर मौजा लाख तहसील तिरवा कन्नौज का मामला है, जो हमारी ग्राम सभा की करीब 36 बीघा ज़मीन है, जिसमें 11 बीघे पर अवैध तरीके से एक फर्जी स्कूल संचालित हो रहा था। जो दिगंबर सिंह यहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से किया गया था, जिसे तहसीलदार के द्वारा आदेश डिमोलिशन का किया गया, जिसके क्रम में आज हम सब लोग इसको हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने एकड़ है सर ये करीब 11 बीघा ज़मीन है और 36 बीघा पे बाकी पे। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता रहे हैं। सड़क सुरक्षा अपराध नियंत्रण को लेकर के बड़ी पहल। पुलिस कमिश्नर और एनएचएआई की टेक्निकल टीम की बड़ी बैठक। डीएमई और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 88 कैमरे लगाए जाएंगे। ईपीई और डीएमई इंटरलिंक पर 2 मूविंग कैमरे लगेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क सुरक्षा अपराध नियंत्रण को लेकर के बड़ी पहल और इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। डीएमई और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 88 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक मूविंग कैमरा भी लगेगा। ईपीई और डीएमई इंटरलिंक पर 2 मूविंग कैमरा लगेंगे। इससे जो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते उन्हें भी कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा रफ्तार तेज जिसकी होगी उन्हें भी कैप्चर किया जाएगा और कई महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनके जरिए कैमरे से नजर रखी जाएगी। यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। यादराम भारती, ऐसा नेशनल हाईवे जहां पर हम हमेशा देखते हैं कि लोगों की रफ्तार तेज रहती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता या फिर रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए ये कैमरास जो लगाए जाएंगे कब से वर्किंग सिचुएशन में आ जाएंगे? जी देखिए, गाजियाबाद के जो नए कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उन्होंने आज एनएचआई, डीएमई और साथ ही जो एनएचआई की जो टेक्निकल टीम है उन सभी के साथ मिलकर एक बैठक की। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि जिस समय कमिश्नर यहाँ पर अपॉइंट हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जो ट्रैफिक है गाजियाबाद का उसको लेकर उनकी विशेष कार्य योजना रहेगी और साथ ही
ये जो ट्रैफिक जाम है, मैं बता दूं कि ये बहुत खास बात उन्होंने ट्रैफिक को लेकर कही कि जो ट्रैफिक जाम है उसको एक अपराध माना जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो तीनों ही विभाग हैं, चाहे वो डीएमई हो, एनएचआई हो या फिर अन्य विभागों, उनसे मीटिंग की और यहाँ पर जो कैमरे हैं वो कैमरे लगाने के लिए उनको निर्देश दिए और कहा कि ये कैमरे यहाँ पर न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधारेंगे बल्कि जो अंदर से आने वाले वाहन हैं और जो हाईवे पर से चढ़ने वाले हैं उन सभी वाहन जो हैं वो कैमरे की निगरानी में रहेगी। उससे न सिर्फ यातायात और जाम की स्थिति क्लियर होगी और बल्कि जो अपराध है, जो अपराधी हैं, जैसे वो कोई घटना करके भागते हैं तो उन कैमरों में वो कैद होंगे। यानी पुलिस के लिए काफी सुविधा होने वाली है और सभी विभागों ने इस बारे में कहा है कि वो इसका जो कैमरे हैं उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्द ही जो हाईवेज हैं और जो सड़कें हैं उन पर कैमरे आपको दिखाई देंगे। जी ठीक है आद्रम भारती, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां नेहरू स्टेडियम में 23वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन गाजीपुर पुलिस की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आईजी वाराणसी जोन के सत्यनारायण रहे, जहां पर उन्होंने अंतर जनपदीय क्रिकेट टीम आजमगढ़, वाराणसी, मऊ, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर टीम गाजीपुर को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी और टूर्नामेंट की आधिकारिक रूप से घोषणा की। इस दौरान गाजीपुर पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, एसपी ग्रामीण अभिषेक भारती और सीओ सिटी गौरव कुमार मौजूद रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ आरजी के सत्यनारायण ने फीता काटकर और बैटिंग और बॉलिंग एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने की। वहीं आईजी के सत्यनारायण ने कहा कि आज 4 दिवसीय अंतर जनपदीय जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन गाजीपुर की मेजबानी में किया जा रहा है। ये सभी 10 टीमें वाराणसी जोन और वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस की टीम की हैं और इसमें से जो भी टीमें जीतेंगी वो निश्चित तौर पर से स्टेट लेवल में प्रतिभाग करेंगी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।